नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं आप लोगों के साथ जीएस मिशन विद सुधीर स्टार्ट कर रहा हूँ। एक नए तरीके, नए ढंग से, ताकि एग्जाम में आप लोग को काफी सहूलियत हो सके। मेरा पर्पस जस्ट आपका रिवीजन कराना है। ये काम कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। पर बायोलॉजी चूंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए हम इसको लेकर बायोलॉजी के तहत हम जो चैप्टर्स पहले स्टार्ट बता दें क्या क्या कवर अप करने को। जैसे ये चैप्टर्स कवर अप होंगे। चैप्टर 1 होगा आपका सेल बायोलॉजी एंड मायोमॉलिक्यूल्स, जो आपको बताएगा कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जैसे इसमें पढ़ना पड़ेगा कि हमारा लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। उसके बाद सेल के बारे में बेसिक चीजें, कुछ कुछ ऐसे प्रक्रिया है या क्रिया है जिसके बारे में जान, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, पास्मोलिसिस, इस सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस होगा। देन आपको जो डिस्कशन होंगे वो डिस्कशंस होंगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। चैप्टर 2 में हम कवर अप करेंगे क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स हो गया, इसके साथ साथ क्रोमोसोम्स में क्या है, कितने तरह के क्रोमोसोम्स में इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर उसका क्या है, उसका जेनेटिक क्या है, डीएनए क्या है, सेल डिवीजन क्या होते हैं वगैरह वगैरह हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें क्लासिफाई जो किया गया है कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है, और उस क्लासिफिकेशन के मेन पार्ट्स क्या क्या है। तो क्लासिफिकेशन में हर का स्पेसिफिक गुण होता है, तो वो गुण क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू पे। टिश्यू में जाहिर सी बात है प्लांट टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। 5th चैप्टर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी लेके आया है, जिसमें मानव शरीर की जो क्रिया है, ऐसे ये लंबा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में जो हम कवर अप करेंगे, इसमें डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया और स्केलेटल सिस्टम है। सेकेंड जो पार्ट होगा चैप्टर 6 जो इसमें कवर अप होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम वगैरह। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका एक तो प्लांट टाइप के बारे में थोड़ा सा बेसिक प्लांट बताएंगे, स्टीम क्या है उसका। कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। रूट्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स कर लीजिए, या फिर उसमें क्या था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट स्टीम है वगैरह ऐसी बातें हैं। लेकिन इस चैप्टर का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फोटोसिंथेसिस, जिस पर कि सबसे ज्यादा फोकस है। बाकी और भी चीजें जैसे ट्रांसपिरेशन है, रेस्पिरेशन है। माइक्रोबायोलॉजी और डिजीज, जो हमारा एज जो चल रहा है, इस एज में लास्ट का जो 3 चैप्टर है, ये 8, 9 और 10, ये तीनों चैप्टर यूं तो बहुत हल्के माने जाते हैं, माने कि और उसके रेस्पेक्ट में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले कर रहा है, उनसे डिजीजेज कौन कौन से हो रहे हैं, और तो ये सारी चीजें वहां पे रिलेट होंगी। उसके बाद न्यूट्रिशन और हेल्थ, हमारा जैसे बैलेंस डाइट क्या है, हमारा जो टीकाकरण का क्या स्थिति है। तो अप्लाइड बायोलॉजी में जो बायोलॉजी जो है उसका अप्लीकेशन हमारे आज के लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसमें आपका जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, उसी के तहत बहुत सारी चीजें आते हैं, क्लोनिंग आते हैं, स्टेम सेल आते हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं जो आपको धीरे आते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है सो आपका कवर अप करने वाले हैं। ये 8 से 10 दिन के अंदर हम कवर अप, और हम क्या क्या देंगे आप। सबसे पहले चीज तो हम आपको एक बेसिक आइडिया दे देंगे
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो बताएंगे। उसके साथ साथ हर टॉपिक के साथ आपका एमसीक्यू लगा हुआ है, जो आप हमारे मोबाइल नंबर 87896328 आप जब चाहे तब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ये उपलब्ध हो जाएगा। और भी टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हम हेल्प करेंगे। तो फिलहाल हम प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए अब मैं चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहा हूं। और पहला चैप्टर है हमारा सेल बायोलॉजी एंड बायोमॉलिक्यूल्स। सेल बायोलॉजी और बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर को के बारे में पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है इसमें हम डिस्कस करेंगे वो होता है हमारा लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट एक आध सवाल कभी कभी आ गए, कभी नहीं आया, बट लेकिन इंफॉर्मेशन थोड़े से इसके इंफॉर्मेशन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। इसलिए बहुत फोकस नहीं, लेकिन थोड़ा फोकस है। इसके बाद आते हैं सेल के बारे में बेसिक चीज। जैसे बेसिक क्या होते हैं, तो पहले तो है कि कुछ हमारे टर्म्स है, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, प्लाज्मोलिसिस हो गया। ये सारे टर्म्स को पहले बहुत अच्छा से क्लियर करें, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हमेशा कंफ्यूजन भी रहता है और आपके एग्जाम में से सवाल भी रहते हैं। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट जैसे सेल का डिस्कवरी किसने किया था, न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था, और सेल थ्योरी किसने दिया था, ये थोड़ा सा डेटा स्पेसिफिक है जिसके बारे में जाना। देन हम आते हैं सेल के स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे, और सेल स्ट्रक्चर के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सेल ऑर्गेनेल्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन जो बायोमॉलिक्यूल्स है, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, इनकी संरचना के बारे में, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं सवाल जो इसकी स्ट्रक्चर को लेकर आ जाए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे जाकर बहुत बार कार्बोहाइड्रेट्स कैसे रिएक्ट करता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे चेंज करता है, लिपिड में क्या होता है, सॉलिड फैट क्या है, वाइल क्या है, सिस क्या है, ट्रांस क्या है, तो आप ऑलवेज कंफ्यूज हो। इसीलिए जो है सो जरूरी है कि ये चैप्टर द बेसिक चैप्टर्स है, और लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ जो है सो आपको आपके नॉलेज इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा आपको इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और आपके लिए एक फाउंडेशन का काम ही है। तो बिना समय गंवाए मैं शुरू कर रहा हूं आपका। सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और जीवित हैं, तो हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग, कोई तो चीज होगा। तो इसमें जो एक चीज कहा जाता है क्या, कि कोई एक स्पेसिफिक या एक टर्म जो ऐसा नहीं है जिसके आधार पर हम मान सकते हैं कि ये लिविंग होगा और ये नॉन लिविंग, बल्कि एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर ये डिसाइड होते हैं कि ये लिविंग है और ये। जैसे डिफिनेशंस की बात किया जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, जो स्व प्रजनन, विकास और स्व नियमन को करने में सक्षम हो। जाहिर सी बात है कि जो खुद अपने आप में रेप्लिकेट कर दे, इवॉल्व हो जाए और सेल्फ अपने आप को एक ऐसे सिस्टम में बंधा जो उसको रेगुलेट करे, तो ऐसे जो जीव होते हैं उन्हीं को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको कि हमें डिस्कस करना होगा, तो थोड़ा थोड़ा दो शब्द ही हैं बस, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानना है। जैसे कि हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, ये तो हो गया। ऐसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके, जो अपने आप को कॉपी कर सके। जैसे इंसान है, इंसान जो प्रोड्यूस करता है दैट भी इंसान ही होता है। इवॉल्व, जब
समय के परिवर्तन के साथ साथ जैसे विकास होता है, वी आर इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब कि पहले हम आप जैसे आदि मानव थे, फिर देखिए यहाँ पर हम लोग आज हम लोग होमोसेपियन में है। तो ऐसे करके हमारा डेवलपमेंट एक स्टेज है, उसमें हम लोग डेवलप करते चले गए। सेल्फ रेगुलेट, हम अपने शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखें। जैसे शरीर का तापमान हम कंट्रोल करते हैं, हमारा फिक्स रहता है, हमारा पीएच वैल्यू हमारा संतुलित होगा। तो ये तीनों के बारे में। अब कैरेक्टरिस्टिक जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या, वही लिखे, जीवन को किसी एक लक्षण से नहीं समझा जा सकता, जो बात मैं पहले कहा था, बल्कि सभी लक्षणों के संयुक्त रूप से ही हम किसी वस्तु को जीवित। क्लियर है ना? अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करें, सबसे पहला आता है कोशीय संरचना, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां भी पता है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने, जैसे कहते हैं ना सभी एलिमेंट जो है एटम से बने होते हैं, उसी प्रकार कहते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो सभी जीव जो है किससे बने होते हैं, तो सेलुलर सेल से बने। सेल कहने का मतलब यह है कि जैसा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वायरस में कोशिका संरचना नहीं होती है, इसको हम लोग आगे भी डील कर सकते हैं, यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं मान रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या आता है, शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं। हमारे शरीर के अंदर अगर ये कहा जाए, कोई अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए कि डिस्टिंग्विश करने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे द मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसी को, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जो आपके शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है, क्योंकि सारा एनर्जी हमें वहीं से मिलता है। ये सब बातें ज्यादा डिस्कस हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही है कि जो ये मेटाबॉलिज्म का माना जाता है शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रिया, और साथ ही साथ यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। एक बार क्वेश्चन पूछा भी था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफाइनिंग नेचर। एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो कुछ रिएक्शन, चूंकि इन विट्रो का मतलब होता है लैब में, बहुत सारे रिएक्शन हम लैब में कराते हैं, आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिलहाल इसी को अभी माना गया है। थर्ड में आता है ग्रोथ। जैसे हम लोग ग्रोथ को मानते हैं, आप देखते हैं कि बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, मैं इंटरनल ग्रोथ आपको उसमें नजर आता है, ग्रोथ नजर आता है। लेकिन एक बार भी कहते हैं कि एडल्ट एज में ग्रोथ जो है शुरू हो जाता है, एक समय जाने के बाद ग्रोथ हमारा रुक जाता है। रिप्रोडक्शन, जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। द मीनिंग इज वेरी क्लियर, ज्यादा उस पर डिटेल नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देंगे। जैसे मूल खच्चर जो है सो आपको जीव प्रोड्यूस नहीं करते, क्यों? अतः खच्चर नर गधे और मादा घोड़ी के बीच की एक हाइब्रिड जीव है, जो स्टरलाइज होते हैं, इसलिए वो आपको कोई भी प्रोड्यूस नहीं होती। उसी प्रकार श्रमिक मधुमक्खी और बांझ मानवी इनफर्टाइल वुमेन कपल जो है, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर एफएसएस में कभी अलग क्वेश्चन आए ना, फिर भी लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हु कांट रिप्रोड्यूस, तो ये तो आदमी आसान से बता देता है, लेकिन ये इसके बारे में खच्चर और श्रमिक मधुमक्खी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे चलते हैं रेस्पिरेशन में जब हम खासकर जाएंगे तो रेस्पिरेशन में बहुत एक तो काफी डिटेल में इसका स्टडी करने वाले हैं, खासकर जब हम फिजियोलॉजी या फिर हम लोग बात करेंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब ये बेसिकली जो है सो हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, हमें ऊर्जा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी एक तो खाना से मिलता है और दूसरा एनर्जी हम लोग रेस्पिरेशन से मिलता है। तो
तो ऊर्जा जो हम प्राप्त करते हैं तो उसके बारे में जो है सो कैसे ये एक क्रिया होती है। जैसे दो तरह की होती है रेस्पिरेशन, एक तो है कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होता है जहाँ पर कि ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो चूंकि इसको वहां पर रेस्पिरेशन में इस टॉपिक को बहुत डिटेल में क्लियर करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इससे ज्यादा हम फोकस अभी नहीं करेंगे। संतुलन बनाए रखना, शरीर के अंदर स्थिरता बनाए रखना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहे, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर का संतुलन जो है सो वो बनाए। एवोल्यूशन क्लियर हो ही गया है। तो इस प्रकार ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसमें 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सबसे जो जैसे फिर से हम रिपीट कर दें कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। तो ग्रोथ है, फिर से देख लीजिए। जैसे आपको सबसे पहले आते हैं ग्रोथ, या सॉरी यहाँ से स्टार्ट है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोशीय संरचना, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, उसके आते हैं रेस्पिरेशन, छोड़ देते हैं इसको हम लोग, संतुलन बनाए रखना, होम्योस्टेसिस, और इवोल्यूशन। तो ये इतने मेरे जो है सो ये कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें जो है सो मेटाबॉलिज्म जो है सो ये सबसे द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग को आइडेंटिफाई। तो ये जस्ट बेसिक चीज था, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी था, इसलिए जस्ट ये। इसके बाद हम कवर अप करेंगे हायरार्की ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ये सवाल एक बार पूछा, हायरार्की का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा फ्लो जब हम छोटे से ऊपर की तरफ बड़े स्तर की तरफ बढ़े। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी चीज किससे बनता है, तो एटम से बनता है, एटम से बना हुआ है। एटम से क्या बना है, तो मॉलिक्यूल बना है। मॉलिक्यूल से क्या बना है, ऑर्गेनल्स बना है। जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उससे क्या बना है, तो सेल बना है। तो ये आपका एक सेल तक का स्ट्रक्चर हो गया, और एक फ्लो हो गया, एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनल्स एंड सेल। इसके बाद जब आगे बढ़ता हूं तो सेल मिलकर क्या बनाते हैं, तो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू एक साथ होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलकर बॉडी का सिस्टम बनाते हैं। उससे जो है सो पूरा का पूरा हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और ऑर्गेनिज्म जब एक जगह जब एक तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। और एक ही जगह जब डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट तरह के जीव रहते हैं, उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। और कम्युनिटी कहाँ रहता है, तो कोई ना कोई इन्वायरमेंट रहता है। तो इन्वायरमेंट के साथ तो उसका इंटरेक्शन कैसे होता है, इसी को हम इकोसिस्टम कह देते हैं। और इकोसिस्टम जो है सो अब पूरा, अब इकोसिस्टम एक आदमी जहाँ पे रहो, लेकिन लेकिन इसके अलावा क्या है, और उसके साथ साथ पूरा एटमोसफेयर होता है। तो अब वो जो है रहता कहाँ है, तो पूरे बहुत बड़े ब्रह्मांड के अंदर रहता है, दैट इज बायोस्फीयर। यही जाकर हमारा जो है सो एक पूरा का पूरा हमारा एक ह्यूमन हायरार्की है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके बारे में कभी कभी सवाल पूछा सकते हैं। जस्ट एक सिंपल कॉमन चीज है, इसको जस्ट एक वे देखकर जस्ट छोड़ दें, इसको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से शुरू होता है सेल, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि तीनों में कोई भी हो सकता है, नाम हो सकता है, चाहे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाए, या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाए, या फंक्शनल यूनिट। तीनों में अगर अंतर की बात करें, फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या हो, मूल इकाई, इससे सभी सेल बने, सभी बॉडी में सभी चीज बने हैं, जीवन। स्ट्रक्चर का यूनिट, स्ट्रक्चर इसका जो है सेल से हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सारे जो क्रिया जो होती है यहीं से शुरू होती है। इसलिए इसको तीनों के रूप में इसको जाना जाता है, चाहे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाए, चाहे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ संरचनात्मक इकाई, या कार्यात्मक। तो इसे देन जो इम्पोर्टेंट हो रहा है वो ये आपको कहीं ना कहीं आपको याद होना चाहिए। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये
अगर ज्यादा टफ जाएगा तो होता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर, पहले हुआ पहले बाद में। या तो ये तो पूछे हुए हैं कि जैसे सेल सेल को किसने बताया, डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया है। ये आपको 1665 में हुआ था। न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया है। रॉबर्ट हुक सेल को बताया, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन तक तो यहाँ तक क्लियर, सेल और न्यूक्लियस में समझ। सेल को बताया था रॉबर्ट हुक ने, न्यूक्लियस को बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए भाई, अब ये दो जो है, सियाल्डेन ने बताया था कि सारे प्लांट जो है सो सेल से बने हैं। इसी प्रकार स्वान ने बताया था कि सारे एनिमल जो है किससे बने हुए हैं, सेल से बने। और वर्च्यू ने बताया था कि सेल एराइज फ्रॉम ए लिविंग मेड आर प्री एग्जिस्टिंग। कोई सेल जब भी एराइज होता है तो कोई पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उससे हमारा सेल। अभी किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना, इस खंड का जवाब जरूरी नहीं कि अभी अभी दे दे। चलिए, और प्रिंकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था। तो ये टर्म आपको, और ये जो है सो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राइन और प्रिंकिंजे, ये तीन मिलकर, तीन का रॉबर्ट हुक आपको हो गया सेल, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस और प्रिंकिंजे हो गए। ये ऐसे आपको याद। बाकी सियाल्डेन प्लांट, स्वान एनिमल और वर्च्यू आपको सेल एराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ऐसे ही करके आप याद, लेकिन जैसे भी आप याद करें, अगर याद है तो वेल एंड गुड, ये आपके जहन में कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल बन सकते हैं और रिपीटेडली सवाल आते रहे। अब यही चीज मिलाकर आपको जो है सो सियाल्डेन, स्वान और वर्च्यू ने मिलाकर आपको सेल थ्योरी को दिया, कोशिका का सिद्धांत, जिसको कि हम लोग कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। सेल क्या है, तो बेसिक थ्योरी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सेल एराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये तीन जो वहां पे कहा गया, उसी उसी वही वो सेल थ्योरी में डाल दी। और एक चीज है कि वायरस डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी। वायरस एक ऐसा है जो कोशिका के सिद्धांत को पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है। इसमें एक आपको एक एक्सेप्शन है। कोशिका का सिद्धांत जीवन को समझने का आधार है, लेकिन वायरस इसमें एक महत्वपूर्ण आधार है। तो ये था हमारे सेल के बारे में जो बेसिक चीज। अब हम आ रहे हैं जहां पर कि सेल के बारे में, सेल का कुछ जो सेल में बढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे हम बात करें। और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर कंफ्यूजन रहेगा, जैसे कि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। प्लांट में यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है। खासकर जब हम प्लांट की बात करेंगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा पैदा करते हैं। इसलिए इसको आप, बेटर है कि इसको अच्छा से आपके जहन में समझ, कम से कम समझ में आना चाहिए, और ये सब क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट। तो पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर ध्यान रखिए, atoms and or molecules from a region of higher concentration lower concentration until equilibrium reached। यहाँ पर जो कहा गया है कि ये वह प्रक्रिया है जिसमें कण की बात किया। कण आपको परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, कोई भी कण। तो उसका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट का होता है क्या, वो मूव जो करता है, कहाँ से मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन, जहां जहां की कंसंट्रेशन हाई हो, कहाँ जाता है, तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो यह डिफ्यूजन वो प्रसरण वो प्रक्रिया है जिसमें कण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। कब तक मूव करता है, जब तक कि संतुलन स्थापित न हो। जाहिर सी बात है कि ये कण के बारे में बात कर रहा है, तो परमाणु, आयन और अणु तीनों है। इसीलिए जो है सो ये आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में संभव है।
पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक, मतलब डिफ्यूजन कहाँ हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड। नंबर 2, ये इसमें किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे मेम्ब्रेन, खासकर ऑस्मोसिस में ये टर्म आएंगे। झिल्ली का मतलब होता है कोई भी अगर हम एक फिल्टरेशन लगा दे या कोई पर्दा डाल दे, ताकि जो है सो वो मूवमेंट इधर से उधर हो रहा है, उसको पार कर रहा है, तो उसको हम एक झिल्ली के नाम से यहाँ से जान सकते हैं। तो वो यहाँ इसको मूव करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता, जस्ट यूं ही ये रैंडम ही मूव कर सकता है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, बस एक ही डायरेक्शन होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और ये रैंडम मूवमेंट होता है, कोई ऐसा नहीं है, कोई फिक्स टाइप का नहीं होता, बट जस्ट रैंडम मूव। इसको कहा गया है कि ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब कि दो प्रोसेस होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। तो एक्टिव प्रोसेस वो कहा जहां हमें ऊर्जा लगती है, कोई ना कोई हमें एनर्जी लगाना, और ये पैसिव प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक होता है। बस जैसी हायर कंसंट्रेशन होगा वो लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जीवित और निर्जीव दोनों प्रणालियों में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जीवित और निर्जीव दोनों प्रणाली। तो ये जो चार जो पॉइंट है डिफ्यूजन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल की आप बात करेंगे, जैसे आप कोई गैस स्टिक को आप जैसे किसी अगरबत्ती को जलाया जाए, तो अगरबत्ती को जब जलाया जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जैसे कंसंट्रेशन हाई है, पार्टिकल है, एनर्जी हुआ। अब ये क्या करेगा कि अब ये मुझे कंसंट्रेट यहीं पर कंसंट्रेट, अब ये कहाँ मूव करेगा, पूरा तो हवा खाली है, तो जहां किधरों मूव कर जाएगा, पूरे एक बार कब तक मूव करता है, जब तक कि पूरे हॉल में वो फैल नहीं जाए। तो अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैलना, ये अगर सवाल ऐसा पूछ दिया जाए कि अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैलना कौन सी प्रक्रिया है, तो जाहिर सी बात है दैट इज द डिफ्यूजन। तो अब ये चीज जो है आपको जो है सो सिंपल सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है, जैसे परफ्यूम हुआ, पाउडर आप छिड़कते हो, तो ये सारे के सारे आपके डिफ्यूजन के। जैसे यहाँ पर और अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मौसम इज रैंडम, किसी एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में अनियमित होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल, थोड़ा देर बाद क्या देखेंगे कि डिफ्यूज होकर थोड़ा ऐसे हुआ, और फिर फाइनली जो है सो इस प्रकार से पूरे लेवल में आपको फैल जाए। लेकिन बेस्ट एग्जांपल आप इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सवाल आ भी सकता है कि अगरबत्ती की खुशबू का कमरे में फैलना किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। सवाल ऐसे भी आ जाएंगे, तो आप इसको यहाँ से वी मूव टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक काइंड ऑफ डिफ्यूजन वाली बात। कैसे है, अंतर क्या है दोनों में? ये ऑस्मोसिस का मतलब होता है सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर, पहला चीज हो गया। लेकिन ये जब भी होगा तो कोई ना कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है वैसी झिल्ली जिससे कुछ चीजें पास करेंगी, कुछ चीजें पास नहीं करेंगी। जैसे आप हर घर में जैसे चाय छन्ना या चलनी होता है, आप देखते हैं कि उससे जब डालते हैं तो मोटे मोटे कण जो है रह जाते हैं और पानी निकल जाता है, चाय की पत्ती रह जाती है, चाय निकल जाता है। तो इसी एक तरह से वो एक एग्जाम्पल हुआ, जो इसी प्रकार सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होते हैं वो कुछ चीजों को जाने देते हैं और कुछ चीजों को नहीं जाने। तो ऑस्मोसिस क्या है, तो डेफिनेटली पहला टर्म यही है, मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर है मतलब कि ऑस्मोसिस है। और दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दो कंडीशंस यहाँ पे होनी चाहिए। जबकि डिफ्यूजन में आप देख रहे हैं कि कोई भी झिल्ली की जरूरत नहीं है और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है। ऑस्मोसिस के लिए जरूरी है कि सिर्फ ये वाटर मूवमेंट की बात करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटर जाहिर सी बात है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के, ऐसे भी वाटर के जो गुण है वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करता है, तो लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा, ये
अगर इसके डिफ्यूजन, इसके डेफिनेशन पे बात मैं नहीं कर रहा, सिंपल सी बात, यहाँ पे पानी ज्यादा होगा और जहां पानी कम होगा, ज्यादा पानी से कम क्या है। इसके डिफिनेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, डिफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूजन करता है। सिंपल सी बात है, जहां ज्यादा पानी होगा कम पानी की जरूरत है, लेकिन वहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोई ना कोई होना जरूरी है। ठीक है, तो लेकिन वही है कि कम क्या चाहिए, तो लेकिन केवल झिल्ली के माध्यम से। अब टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, ये भी सवाल कई बार पूछ, खासकर ये सेल के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर बात करें, जैसे आप क्या देख रहे हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ये तीन तरह का कंडीशंस है। ये तीनों कंडीशंस को बता रहे हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब ये है कि अंदर, सेल के अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है। आइसोटोनिक वैसे कंडीशन में कहा जाएगा जब सेल में जितना पानी है उतना ही पानी बाहर, और हाइपोटोनिक में कहा जाएगा कि पानी, सेल के बाहर पानी ज्यादा है और सेल के भीतर पानी कम। हाइपो और हाइपर में हमेशा कंफ्यूजन है। हाइपो का मतलब है कि सेल के बाहर पानी ज्यादा है, और हाइपर का मतलब है कि सेल के अंदर पानी ज्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड। तो अब क्या होगा, क्योंकि सेल क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि पानी जहां ज्यादा होगा वो पानी आपको कहा जाएगा कम में जब जाएगा, तो पानी जब अंदर है तो पानी बाहर जाएगा। तो हाइपरटोनिक में क्या हो जाता है कि पानी आपको अंदर से बाहर निकलता है। अंदर से जब बाहर, जब किसी चीज से पानी निकलेगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। आइसोटोनिक में न पानी अंदर आएगा न पानी आएगा, तो जैसा सेल है वैसा ही रहेगा। हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, सेल में पानी, चूंकि बाहर पर कंसंट्रेशन ज्यादा है पानी का, पानी ज्यादा है रेस्पेक्ट टू सेल, तो सेल में पानी बाहर से अंदर आएगा, जिसके कारण कि सेल आपका फूल जाएगा। तो यही तीन कंडीशंस है। ये भी सवाल का पार्ट होता है कि जब आपका सेल जो है सो एक है क्या, आपका सेल कहा जाए खेल कब सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा कब, जब आपका पानी बाहर जाए, और जब पानी अंदर आएगा तो सेल आपका फूलेगा। वाटर लीव्स द सेल, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो एक्सोमोसिस, एक्सोमोसिस, एक्समोसिस कहते हैं, जल बाहर निकलता है, सिंपल सा बात है। तो ये आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा, ताकि आपका हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ये तीन आपका सेल का कंडीशन हो। अब आता है आपका इसी का है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि जैसे ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, पानी का जहां ज्यादा होगा पानी वहां से कम कर जाएंगे, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं कि हम जहां कम पानी होता है हम उसी को ज्यादा पानी की तरफ, मतलब कि कैसे, तो हम फोर्स लगा विद द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल माने कि बाहरी दबाव के कारण हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं ताकि पानी जो है सो कम से ज्यादा की तरफ मूव करे, लेकिन थोड़े परमिएबल मेम्ब्रेन याद रखिएगा। अपोजिट टू नेचुरल रिवर्स ऑस्मोसिस क्या, वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर वाटर कंसंट्रेशन टू हायर वाटर, पानी जहां कम होता है वहां से हम दबाव लगाकर उसी वजह से ले जाते हैं पानी। अब यहाँ पर जैसे कि इसका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कहाँ, खासकर जब हम ड्रिंकिंग वाटर और प्यूरिफिकेशन की पानी को शुद्ध करने का जो है, या क्या है, समुद्र जल से नमक को हटाना वगैरह वगैरह चीज जो है सब इस पर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। खासकर बस ये चीज जो है सो हम लोग, या आप हर घर में आरओ होता है, वहां भी हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल होता है।
तो अब आपका ये चीज तो क्लियर हो गया, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, ये तीन आपका अब यहाँ पर क्लियर। दो चीज होता है, एक होता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि ये बेसिकली जो है सो सिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। का मतलब क्या हुआ कि पानी, सेल का पानी ज्यादा है, सेल का पानी पानी कम है। जब सेल का पानी जब ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, सेल से पानी आपको बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो सेल आपका सिकुड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है कि सेल सिकुड़ने का मतलब क्या होता है, ये जान लीजिए कि सबसे पहले चीज क्या होता है, जैसे कि ये आपका सेल, ये देख रहे हैं कि ये सेल का सेल वॉल हो गया। जब पानी इसमें से बाहर निकलेगा तो सेल सेल छोटा होगा। तो सेल जो छोटा होने का मतलब ये नहीं, सेल वॉल आपका नहीं सिकुड़ रहा है, सेल वॉल एज इट इज जितना है वो वही रहेगा। लेकिन क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, ये क्या होता है कि ये छोटा हो, देख रहे हैं, ये आपका जो है सो ये छोटा हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, सिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्समोलोसिस ऑफ इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो है सो पानी वहां बाहर निकलता है, और जिसके कारण जो है सो सेल, हमारा सेल तो नहीं सिकुड़ता है, लेकिन उसके अंदर रख, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये दोनों का मिक्सचर होता है, ये दोनों का प्रोटोप्लाज्म, तो वो आपका सिकुड़ जाता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म जो है सो छोटा हो जाता है, ऐसे आपका, यही आपका प्लाज्मोलिसिस। चलिए हो गया। एक होता है कि एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कहा जाता है क्या, इज द प्रोसेस बाय विच ए सेल टेक्स मटेरियल इनटू इट सेल बाय इनवर्डिंग फोल्डिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, कोई भी ऐसा सेल जो क्या करता है कि जैसे अमीबा में देखा जाता है खासकर, ये जैसे आपका अमीबा एग्जाम्पल, अब ये क्या करता है, जैसे ऐसे अब कोई भी सामान जब इसके पास आता है तो ये इसका ऐसे बढ़ जाता है, ये इधर बढ़ा, ये इधर बढ़ा, और धीरे धीरे क्या करता है, इसको घेर लेता है, और घेर लेता है, फिर ये इसको अंदर कर, तो ये जो अंदर चला गया इसी को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है जो खाना, मैं ये कहा जाए कि सेल जो है सो बाहर के पदार्थ को जो है अपने अंदर ले लेता है, माने कि मेम्ब्रेन्स को फोल्ड करके क्या करता है, बाहर के पदार्थों को जब अपने अंदर ले लेता है, इसी को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और इसी ये खासकर एमीबा में देखा गया है, जब फूड को इंगल्फ करके अंदर। तो ये आपका एंडोसाइटोसिस हो गया, जो आपको एमीबा के में भी जरूरत पड़ता है। फैगोटाइसिस, फैगो अब क्या है कि फैगोसाइटोसिस एंडोसाइसिस का ही एक इम्पॉर्टेंट प्रकार है। क्या होता है, इसको इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि फैगोस फैगोकाइटोसिस कहा जाता है कि एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें कि सेल जो है सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेता है, जस्ट एक पार्ट है आपका इंडोसाइटोसिस का। तो इसमें क्या होता है कि कोई सॉलिड पार्टिकल्स को जब सेल अपने अंदर लेता है बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया कहा जाता है क्या, ये एक तरह का एक ऐसा सेल का पार्ट होता है जिसमें कि ये बहुत से ऐसे यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, या फिर आप ये ऐसे में क्या करते हैं कि जीव क्या करते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं
इसको इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ये चाहे फिंगर लाइक टेम्पोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे उंगली टाइप का होता है, फिंगर उसी प्रोजेक्शंस होते हैं। उसको कई बार जो है सो खाना को अंदर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई बार जो है सो वो गति अपने आप को मूव करने के लिए भी इस्तेमाल। तो ये आपका ये टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, खासकर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस। ये सब जो है सो आपको हमेशा ये इस पर सवाल आ सकते, कहीं भी आ सकते, इसलिए इसको थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दें। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, तो किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, तो सेल में क्या होते हैं कि ए टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ क्या होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका सेल मेम्ब्रेन्स है और इसी के ऊपर जो है सो सेल वॉल, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल का जो सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस हुआ, इसके ऊपर आपका साइटोप्लाज्म घेरे होता है और इस सब को घेरा कौन बनाता है, तो सेल मेम्ब्रेन्स बनाता है। तो लेकिन जब हम प्लांट में जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक सेल वॉल जो इसको रिजिड बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सेल जो है सो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं और उसके साथ साथ प्लांट में जाते हैं तो सेल वॉल। ये आपके न्यूक्लियस हो गए और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं और ये आपको प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये दोनों मिलाकर हमें प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये डेफिनेटली इसको कहता है सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब कि ये जैसे कुछ को बाहर जा जाता है, कुछ को बाहर नहीं। बेसिकली इसका काम होता है कंट्रोल एंट्री और एग्जिट, चीजों को सेल से बाहर और आने जाने को ये कर। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है कि हमारे खासकर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म, इस सब अगर हमारे जहन में जस्ट क्लियर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस चीजें क्लियर चाहिए कि हमें साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बीच का ये अंतर समझ और न्यूक्लियस क्या है। और यहाँ के बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज आज मैं इसको यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसका सेकेंड पार्ट जो है सो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बाद जो है सो शुरू होता है सेल ऑर्गेनल्स और इसके बाद आता है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। ये दोनों दूसरे टॉपिक में या दूसरे क्लास में जो है सो आपको इसका वीडियो आपको दूसरे जगह मिलेगा, वो आप वहां से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, जब इच्छा हो तब आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी इच्छा है। ऐसे ऐसे किसी वैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और लास्ट में मैं यही कहूंगा मैं कि हमारा आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, आप इस नंबर पे फोन कर, जैसे 8789632844 पे आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। कभी भी आपको लगता है आपको बात करने की जरूरत है या कोई और चीज की आवश्यकता हो, आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आपसे हम लोग बात करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।